अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी को मुल्क के लिए नुकसानदा करार देते हुए बीजेपी कायदीन को चैलेंज किया कि वो मोदी हुकूमत के 8 साल दौर में आबपाशी, बरकी, अवामी बहबूद या किसी एक शोबे में हुई तरक्की को साबित करके दिखाएं। इसके लिए वो किसी भी मकाम पर मुबाहिस के लिए तैयार हैं। जगतियाल के दौरे के मौके पर चीफ मिनिस्टर ने जिला कलेक्ट्रेट और TRS के जिले दफ्तर का इफ्तिताह करने के बाद मेडिकल कॉलेज के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। बाददान जगतियाल के मजाफात में वाक़ मोते के ग्राउंड में एक भारी जलसाम से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मरकज की बीजेपी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी सिर्फ डायलॉग मारने के हद तक रह गए हैं, उनके दौर में कोई तरक्की नहीं हुई। इसके बरक्स लाखों अफराद बेरोजगार हो गए। उन्होंने कहा कि मोदी इख्तिदार में आने के बाद मुल्क में 10,000 से ज़ायद सनतें बंद हो गई, जिससे 50 लाख अफराद रोजगार से महरूम हो गए और हर साल हजारों सनतकार मुल्क छोड़कर दीगर ममालिक मुंतकिल हो रहे हैं। फायदे में चलने वाले अवामी शोबों के कई कंपनियों और इदारों को प्राइवेटाइज और फरोख्त करने का अमल जारी है, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC भी शामिल है, जिसके 35 लाख करोड़ के असासे हैं और इससे 25 लाख एजेंट्स वाबस्ता हैं। इतनी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि गरीब किसानों के लिए मोदी हुकूमत ने कोई मदद नहीं की। अलबत्ता NPA के नाम पर बड़े सनतकारों के 14 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर दिए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बीजेपी कायदीन मजहबी जुनूनियत में इजाफा करने के सिवा इस मुल्क को कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मोदी का मेक इन इंडिया नारा यकसर तौर पर नाकाम साबित हुआ। हिंदुस्तान की कई कंपनियां मुल्क छोड़कर चली जा रही हैं और मुल्क में चीन की अशिया के फरोख में इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि दिवाली में जलाए जाने वाले पटाखों से लेकर नाखून का कटर, दाढ़ी बनाने की शेविंग ब्लेड, कुर्सियां, सोफे और कई दीगर अशिया चीन से हासिल की जा रही हैं। हद तो ये हो गई है कि हिंदुस्तानी कौमी परचम भी अब चीन में तैयार होने लगा। उन्होंने कहा कि आज हर जगह चाइना बाजार की दुकानें नजर आती हैं, चाहे वो कोरटला के मशीन दवाखाना हो या फिर जगतियाल के बाजार और करीमनगर के सर्कस ग्राउंड पर जगह जगह चाइना बाजार की दुकानें नजर आती हैं। ఏ విధంగా మనం పురోగమిస్తున్నామో మీ అందరికీ తెలుసు. కోరుట్ల, మెట్పల్లి, జగిత్యాల, చొప్పదండి, ధర్మపురి ప్రాంతాలలో నేను అనేక పర్యటనలు చేశాను, అనేక విషయాలు చూసినాను. విద్యాసాగర్ రావు గారు బండలింగాపూర్నే గ్రామానికి నన్ను తీసుకెళ్లి చెరువులు ఎండిపోయిన పద్ధతి, కాలువ నుంచి నీళ్లు రాని పరిస్థితి చాలా దుఃఖపడుతూ బాధపడుతున్నా కానీ చెప్పినారు. బండలింగాపూర్లోనే నేను నైజాల్ట్ కూడా చేసినాను. ఇప్పుడే విద్యాసాగర్ రావు గారు నాకు చెప్పారు, మీరు అక్కడ పడుకున్నారన్నా, అక్కడ భోజనం కూడా చేశారు. బండలింగాపూర్ గ్రామస్తులు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా కోరమన్నారు. బండలింగాపూర్ మాకు మండలం కావాలని అడిగినారు. అది కూడా మంజూరు చేస్తా ఉన్నాం. డెఫినెట్ గా బండలింగాపూర్ మండలం కూడా ఏర్పాటు చేస్తామని మనవి చేస్తా ఉన్నాం. మన వరద కాలువ కథ రాస్తే రామాయణం అంతా, చెప్పుకుంటే భారతం అంతా. ఇన్ని బాధలు, దానికి తూములు ఉండయి. TRS के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर के केशव राव ने कहा कि पार्लियामेंट को आवाम की आवाज बनना चाहिए। आज नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनकर के राज्यसभा चेयरमैन के तौर पर पहले इजलास की सदारत संभालने के बाद बात करते हुए केशव राव ने कहा कि ऐवान में अपोजिशन पार्टियों को भी बोलने का मसावी मौका मिलना चाहिए। The challenges that this house is going to perhaps throw at you. The little experience that I had yesterday with you, interface in the BSc, assures me that things are going to be very peaceful and very normal. This I say, repeating of course what my honorable colleague said. You would look to the opposition first, to the ruling party, no doubt, because they have to respond, then go back to the opposition. This fulfills the very spirit of parliamentary democracy. We had the other day, yesterday morning, we had all party meeting. The total brunt of the discussion was this parliament should represent the voice of the opposition. This
came from the TMC. I would rather say it is not opposition, but voice of the people, the sufferers, the people who are suffering. So everybody must get some chance to speak. And the answer to that was time management. Sir, I would not take much time, but except tell you. रुकने पार्लियामेंट कांग्रेस कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने चाशुंबे को तेलंगाना में कोयले के 4 ब्लॉक्स को प्राइवेटाइज करने के इकदामात रोक देने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया और कहा कि इन ब्लॉक्स को अवामी शोबे की कंपनी सिंगरेनी कॉलरीज को अलॉट कर दिया जाए। अवामी नौयत के हंगामी मामले के तहत लोकसभा में इस मसले को उजागर करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के अवाम 4 कोयले के ब्लॉक्स को हर्राज करने के सख्त मुखालिफत कर रहे हैं, जिनमें कल्याण खनी ब्लॉक 6, कोयागुड़म ब्लॉक 3, सत्तुपल्ली ब्लॉक 6 और श्रावनापल्ली ब्लॉक शामिल है। उन्होंने कहा कि इन ब्लॉक्स के जरिए 100 साल कदीम अवामी शोबे की सिंगरेनी की जानिब से कानखनी की जाती है और ये कंपनी मुनाफा बख्श इदारे में तब्दील हो गई है और गुज़िश्ता 20 साल से इस कंपनी के मुनाफे में लगातार इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि सिंगरेनी के बजाय प्राइवेट कंपनियों को इन 4 ब्लॉक्स देना गलत बात है। now supplies coal to the thermal power stations of Telangana, Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu. Instead of allocating these coal mines, coal blocks to the Singareni Collieries Company, the coal ministry is putting up for auction, which is an irrational and objectionable decision. We demand that the auction of these 4 coal blocks be cancelled and they be allotted to public sector companies, Singareni Collieries. Sir, I'd like to also bring that to the government that the Honorable Prime Minister, during a visit to Telangana last month, had promised that they will not be privatized, but still the government of India is going ahead with the privatization of the coal blocks in Telangana. So Mr. Prahlad Joshi has come. He has replied last time, but he's replied that this is a government decision. There is no logic. Uttam Kumar Reddy. Speaker sir, through you, I wish to bring a matter of urgent public importance to the government of India. The people of Telangana are strongly objecting to the auction of 4 coal blocks, Kalyan Kani block, Koyagudam block, Sattupalli block and Shravanipalli block. These coal blocks are co-located with the existing coal mines of a 100-year-old public sector coal mining company, Singareni Collieries Company. तेलंगाना भर में सनसनी फैलाने वाले हुक्मरान जमात टीआरएस के अरकान असेंबली की खरीदारी की कोशिश के मामले के मुलजिमीन में से एक मुलजिम सिंधिया जी को शहर हैदराबाद की चंचलगुड़ा जेल से रिहा कर दिया गया। एक हफ्ता कबल हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी, जिसके बाद आज उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। जमानतों के जाब्ते की तकमील में ताखिर की वजह से उनकी रिहाई में ताखिर हुई। दीगर 2 मुलजिमीन रामचंद्र भारती और नंद कुमार अब भी जेल में हैं। हाईकोर्ट ने मुलजिम को हिदायत दी थी कि वो 3 लाख रुपए की 2 जमानतों की तकमील करे और हर पीर को इस मामले की जांच के लिए बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने हाजिर हों। ताहम स्वामी जिनके खिलाफ कोई और मामला नहीं है, उनकी जमानत की रकम 25,000 रुपए करने की दरखास्त की गई थी। ताहम अदालत ने उनकी इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। उनके दोस्तों ने बिलाखिर 3 लाख रुपए जमानत की रकम जमा करवाई, जिसके बाद वो जेल से रिहा हो पाए। उन्होंने रिहाई के बाद मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया और कैब में बैठकर चले गए। रियल एस्टेट ग्रुप वंशी राम बिल्डर्स के दफातर पर दूसरे दिन भी आईटी के छापे जारी हैं। तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश के 36 मकामात पर टैक्स की चोरी के सिलसिले में बैक वक्त छापे मारे जा रहे हैं। शहर हैदराबाद में फैले हुए उसके वेंचर्स के साथ साथ दीगर नामालूम मकामात के वेंचर्स में ग्रुप की जानिब से की गई मुबैना सरमायाकारी पर ये छापे मारे जा रहे हैं। आईटी के ओहदेदार वंशीराम बिल्डर्स के एमडी वंशीराम सुब्बा रेड्डी के साथ उनके बहन भाई जनार्दन रेड्डी के घर की तलाशी ले रहे हैं। उनके साथ उनके करीबी साथियों, कंपनी के सीईओ, डायरेक्टर्स और मुलाजिमीन के घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। आईटी के ओहदेदार उनके रिश्तेदारों की रिहायश गांव की भी तलाशी ले रहे हैं। ओहदेदार नकदी के तफसीलात के बारे में पूछगछ कर रहे हैं। मंगल को भी महकमे आईटी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के इलाकों में तलाशी ली थी। आईटी के 35 ओहदेदारों ने अकाउंट्स के जिम्मेदारों के अलावा किसी को दफ्तर में आने की इजाजत नहीं दी। तलाशी के दौरान अहम दस्तावेजात को जब्त करने की तल्ला है।
हैदराबाद पुलिस ने बीजेपी के मुअत्तल रुकन असेंबली राजा सिंह को फेसबुक पर तौहीन आमेज तबसरा पोस्ट करने पर वजह बताओ नोटिस जारी किया, क्योंकि गुज़िश्ता माह तेलंगाना हाईकोर्ट की तरफ से मुकर्रर करदा शराइत की खिलाफ वर्जी है। पुलिस ने मुतनाज़ एमएलए से जवाब तलब किया कि हाईकोर्ट की तरफ से आयद करदा शराइत की खिलाफ वर्जी करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। मंगलहाट पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ने एमएलए को 2 दिन में जवाब देने की हिदायत दी है। नोटिस में कहा गया कि राजा सिंह के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर करने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट यानी पीडी एक्ट का इतलाक किया गया था। पीडी एक्ट को लागू करने के पुलिस ऑर्डर को दरकिनार करते हुए हाईकोर्ट ने कुछ शराइत आयद की थी। हाईकोर्ट ने यह शर्त रखी थी कि राजा सिंह किसी भी मजहब के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर नहीं करेंगे और फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई तौहीन आमेज या काबिले एतराज़ पोस्ट नहीं करेंगे। ताहम पुलिस ने कहा कि राजा सिंह ने 6 दिसंबर को फेसबुक पर एक काबिले एतराज़ पोस्ट किया, जिसमें एक मखसूस बिरादरी को निशाना बनाया गया, जो कि हाईकोर्ट की तरफ से आयद करदा शराइत की खिलाफ वर्जी है। ताहम राजा सिंह के वकील करुणा सागर ने इस बात से इनकार किया कि एमएलए ने किसी शर्त की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने कहा कि शो कॉज नोटिस का जवाब जल्द जमा कराया जाएगा। वकील ने नोटिस को पुलिस की जानिब से इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करार दिया। तेलंगाना हरिता हरम की वजह से तेलंगाना में आला पैमाने पर शजरकारी हुई है, जिससे तेलंगाना आवाम को पाक साफ ऑक्सीजन मुहैया हो रही है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चारशंबे को रुकने पार्लियामेंट संतोष कुमार की सालगिरह के मौके पर शजरकारी करने के बाद किया। उन्होंने बंजारा हिल्स में वाक़ अपनी सरकारी रिहाइशगाह में पौधे लगाते हुए कहा कि ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत रुकने पार्लियामेंट संतोष कुमार ने तेलंगाना हरिता हरम का बेड़ा उठाया और उसकी रियासत भर में आला पैमाने पर तशहीर की, जिसकी वजह से तेलंगाना आवाम ने हरिता हरम का शानदार इस्तकबाल किया और करोड़ों पौधे लगाते हुए शजरकारी की। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि शजरकारी से मौसम में तब्दीली वाक़ होती है, जैसे बेहतरीन बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी, साफ और पाकीज़ा ऑक्सीजन और फिजाई आलूदगी में कमी वाक़ होती है। आप दे दो, साथ दे देते साथ में आप हट जाओ भाई थोड़ा। ना कृष्णा ना हमारी पार्टी के एमपी जनाब संतोष कुमार साहब का जन्मदिन पर, क्योंकि उनका जो सपना है हरिता हरम और सारा तेलंगाना को और इंडिया को का उन्होंने एक बीड़ा उठाया, उसके लिए हमें उनकी जन्मदिन पर मुबारकबाद देते हैं। और यहाँ पर शहर में जहाँ जहाँ पर मौका है, खुली जगह है, सारे तेलंगाना में वहाँ लोग झाड़ लगा रहे हैं। और आज हमारे बदर भाई भी हमारे साथ है और यहाँ पर झाड़ लगाया गया है, क्योंकि संतोष साहब हमेशा ग्रीन इंडिया चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए एक चैलेंज के तहत सारी जगह हरा भरा बनाना चाहते हैं। हरा भरा बनाना बहुत ज़रूरी है, इंसान को ऑक्सीजन की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। सारे हिंदुस्तान में पोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जितने हम झाड़ लगाएंगे उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और हमें ऑक्सीजन मिलेगी और हमारे सेहतों पर बहुत बड़ा इसका फायदा नज़र आएगा। उसके लिए मैं संतोष साहब को उनकी जन्मदिन पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और तेलंगाना के वजीर ज़राअत के नाम से व्हाट्सएप पैगामात फैलाए जा रहे हैं। इन पैगामात पर सिंगी निरंजन रेड्डी ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। रियासती वजीर ने कहा कि बाज़ साइबर जराइम में मुलविस टोलियों की जानिब से नकली नंबर और डीपी के जरिए अवाम को धोखा देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि धोखेबाज रकम वसूल कर रहे हैं। वजीर ज़राअत ने कहा कि उनके नाम से रवाना करदा पैगामात पर सरकारी मुलाजिमीन, अवामी नुमाइंदे और पार्टी कारकुन भरोसा न करें। उन्होंने बताया कि फ़ोन नंबर 9353849489 से आने वाले पैगामात पर कोई भी रद्द-ए-अमल जाहिर ना करें और रकम ना भिजवाएं। निरंजन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि वो ऐसे धोखेबाजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस के साबिक रियासती सदर पुन्नला लक्ष्मैया ने सिद्दीपेट में रमेश नामी शख्स की खुदकुशी के वाक़े को अफसोसनाक बताया। उन्होंने कहा कि
रमेश का ताल्लुक वजीर आला चंद्रशेखर राव की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी गजवेल से है और उसने बाज़ाब्ता एक सेल्फी वीडियो बनाकर ये इल्ज़ाम लगाया कि मकामी टीआरएस कॉरपोरेटर ने उससे डबल बेडरूम मकान अलॉट करने के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत तलब की है। उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम कोई मामूली नहीं है, लिहाजा इसको संजीदगी से लेते हुए इस सिलसिले में रियासती हुकूमत को सख्त इक़दाम उठाने चाहिए। हमारा स्टेट बजट ही 2014-15 में 1,50,000 का है। एक प्रोग्राम के लिए तो उतना मनी तो नहीं देते, 5 साल में करे तो भी 27-28,000 होता। अभी तक कितने को सैंक्शन किया? 1,80,000 को। अभी तक कितना कंप्लीट हुआ? 80,000 भी नहीं हुआ। अब तक कितने लोगों को दिया? हार्डली एनीवन। कल देखिए सीएम गजवेल कॉन्स्टिट्यूंसी का एसटी बॉय रिक्शा पुलर इन सिद्दीपेट, he committed suicide by telling a video, in a video, क्या बोला? मुझे 3 बार सैंक्शन किया, 3 बार कैंसिल कर रहे। क्यों करा? वो लोग 1 लाख रुपए पूछे मुझे, मैं नहीं दे सका, इसके वास्ते मेरा सैंक्शन हो गया। ये सरकार में ये कुछ होने वाला नहीं है, पूरा पैसे कमा रहे हैं, वो गरीब लोगों को मदद नहीं मिल रहा, बोल के सुसाइड किया। Is it not a curse on the government? Is it not a slap on the face of KCR? Such kind of thing, that too in his own constituency, CM's constituency. Isn't it a shame? So that is how the governance is taking place. On top of it, कल बोला 20,000 जो जिसके पास प्लॉट्स है वो उसको देता हूँ, उसमें 600 crore, 700 crore और 800 crore, whatever it is. So आप क्यों बोले? इससे पहले क्यों नहीं कर रहा था? अब ये साल में इलेक्शन आने हैं ना, इसके वास्ते उनको देना, दिए तो अच्छा बोलते। अब एक ये ये भी बोल रहे हैं पावर प्लांट, आज सिंगरेनी बोला और एक 800 मेगावाट्स का है। हाँ, ये आज़ादी तो कंप्लीट नहीं हुआ। तेलंगाना आने के बाद 1 मेगावाट भी एडिशनल पावर प्रोड्यूस नहीं हुआ। नॉर्थ साउथ से जो आता है और सोलार हम जो शुरू किए हैं उनसे आज का पावर सप्लाई हो रहा। जहां से पावर परचेज कर रहे हैं उसमें बहुत पैसे कमा रहे हैं। और यादाद्री का 40,000 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंस बर्डन होगा, और वो प्रोडक्शन कॉस्ट इज क्वाइट हाई, सो वो लोग कंज्यूमर्स हैव टू पे फॉर इट। On top of it, now why this is coming? 2014 में कभी भी मैं तेलंगाना लाया हूँ बोल के एक पब्लिक मीटिंग में भी नहीं हुआ। कांग्रेस के साबिक रुकने पार्लियामेंट वी हनुमंत राव ने आज फिर पंडागुट्टे में डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्समे का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत जानबूझकर डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्समे के इंस्टॉलेशन की मुखालिफत कर रही है, उसे रोक रही है। उन्होंने कहा कि अगर वाईएस राजशेखर रेड्डी के मुजस्समे के बगल में भी डॉक्टर अंबेडकर का मुजस्समा लगा दिया जाता है तो उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया कि जब तक डॉक्टर अंबेडकर का मुजस्समा पंजागुट्टे पर नस्ब नहीं होता उस वक्त तक कांग्रेस पार्टी अपना एहतजाज जारी रखेगी। शर्मिला को आगे बढ़ाने का काम आप ही कर रहे। अरे भाई, शर्मिला की बात करते हो, अंबेडकर को 3.5 साल पहले अंबेडकर का स्टैचू तोड़ दिए और जाके डस्टबिन में डाले, तो आज तुम्हारा पार्लियामेंट चल रहा, असेंबली भी चल रहा, मगर क्यों नहीं बात करते भैया? अंबेडकर नहीं होना, हर आदमी को वीकर सेक्शन एसटी ओबीसी बोलते। आज पार्लियामेंट चल रहा, उन्होंने लिखे तो पार्लियामेंट चल रहा, असेंबली चल रहा, ये असेंबली में भी उठाना चाहिए और ये लोकसभा में भी उठाना चाहिए। कब तक रखेंगे? हम तो भगवान को देखे नहीं, अंबेडकर के नाम पे हमको भगवान दिखता। क्यों बोले तो गरीबों के हित में बात करा। देश आजादी से पहले सर्वधर्म पूंजीपतियों का दुकान था, गरीबों को देकर नहीं, मंदिरों में नहीं जाने दे, बॉडी में पानी पीने नहीं दिए। उनके कानून की वजह से हर एक आदमी साथी बना के चल रहा, नौकरियां मिल रहे, आईएएस बन रहे, आईपीएस बन रहे, डॉक्टर बन रहे, एमएलए बन रहे, पार्लियामेंट मेंबर बन रहे। आज क्यों नहीं उठाते? इस पे उठाना चाहिए और हर एक पॉलिटिकल पार्टी इस पे मदद करना चाहिए। जब तक वो लेके जाके लाश उसको भी ले थेफ्ट करके
हमारे गौशामहल में फेंक दिए, वो पुराने कचरे जो साइकिल मोटरों में फेंक दिए। कब तक करेंगे? हर पॉलिटिकल पार्टी पे मदद नहीं करेंगे, खाली वोटों की राजनीति नहीं चलता। ईमानदारी से जो अंबेडकर गरीब एकता की बात करे, सब लोग एक रहना, उनके साथ अन्याय हो रहा है, इसके ऊपर लड़ना चाहिए। हमें बराबर हमारे हाईटेक सिटी में जितने भी जमीन बेच रहे निजाम के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने हैदराबाद में चाशुमे को गवर्नर का ओहदा खत्म कर देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया, जिसके दौरान कशीदगी फैल गई। ये इल्जाम आयद करते हुए कि गवर्नर मरकज की बीजेपी हुकूमत के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। सीपीआई ने गवर्नर के ओहदे को खत्म करने के लिए अपने मुतालबे पर दबाव डालने के लिए चलो राजभवन की अपील की थी। पार्टी परचम थामे हुए सीपीआई के कारकुन नारेबाजी भी कर रहे थे और वो गवर्नर की सरकारी रिहायशगाह राजभवन की सिमत मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। सीपीआई तेलंगाना के सेक्रेटरी के सांबशिवराव की क़यादत में एहतजाजियों ने जो प्ले कार्ड्स थमे हुए थे उन पर गवर्नर सिस्टम की तंसीख, राजभवन बीजेपी के हाथों कठपुतली बन गया जैसे नारे तहरीर थे। सीपीआई के कायदीन बशमूल सी वेंकट रेड्डी और दूसरे खैरताबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे। उन्होंने राजभवन की तरफ जाने की कोशिश की, तहम पुलिस ने राजभवन रोड पर बैरिकेड्स नस्ब कर दिए थे, जिसके जरिए एहतजाजियों को रोक दिया गया। चूंकि सीपीआई के कारकुन आगे जाने पर मुज़िर थे, इसीलिए पुलिस ने उन्हें वापस धकेल दिया। बाद एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया गया। सीपीआई के उन कारकुनों को मुंतज़िर पुलिस गाड़ियों के जरिए मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन को मुंतकिल कर दिया गया। सेक्रेटरी सीआई सांबशिवराव ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से गवर्नर के ओहदे के गलत इस्तेमाल पर उनकी पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। उन्होंने कहा कि जब से मोदी मरकज में बरसरे इख्तिदार आए हैं, तमाम इदारों बशमूल इलेक्शन कमीशन, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई और इनकम टैक्स वगैरह का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाई जगन मोहन रेड्डी ने चाशुमे को पेश कयासी की है कि 2024 के आम इंतखाबात सदर तेलुगुदेशम पार्टी एन चंद्रबाबू नायडू के लिए आखिरी इंतखाबात साबित होंगे, क्योंकि वो दोबारा मुंतखब होने वाले नहीं हैं। विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी म्यूनिसिपल स्टेडियम में पसमानदा तबकात के एक जलसे आम को मुखातिब करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि चूंकि तेलुगुदेशम के दौरे हुकूमत में पसमानदा तबकात के साथ हर महाज पर नाइंसाफियां की गई थी, इस वजह से उन तबकात के अलावा दूसरे तबकात के अफराद भी तेलुगुदेशम को वोट देने वाले नहीं हैं। समाज का हर तबका फिलवक्त वाईएसआर कांग्रेस की हुकूमत के साथ चल रहा है। మనమంతా కూడా ఆలోచన చేయాలి. పేదలకు ఇళ్ల స్థలాలు ఇస్తాము అని అంటే కోర్టులో కేసులు వేస్తారు వీళ్ళే. అమరావతిలో పేదలకు, నా బీసీలకు, నా ఎస్సీలకు, నా ఎస్టీలకు, నా మైనారిటీ చెల్లెమ్మలకు ఇళ్ల పట్టాలు ఇస్తాము అని అంటే సామాజిక సమతుల్యం దెబ్బతింటుంది అని సిగ్గు లేకుండా కోర్టులకు వెళ్లి కేసులు వేస్తారు. చివరికి గవర్నమెంట్ బడులలో ఇంగ్లీష్ మీడియం కూడా వద్దు అని నిస్సిగ్గుగా కోర్టుకు వెళ్లే ఈ మనస్తత్వాలను ఏమనాలి అని ఒక్కసారి ఆలోచించేయండి. आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम दुवाड़ा रेलवे स्टेशन में एक लड़की रेलवे प्लेटफॉर्म और ट्रेन के दरमियान फंस गई। अन्नावरम से ताल्लुक रखने वाली 20 साल शशिकला दुवाड़ा के कॉलेज में एमसीए के पहले साल की तालीम हासिल कर रही है। वो कॉलेज जाने के लिए गुंटूर रायगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन में दुवाड़ा पहुंची। शशिकला उस वक्त ट्रेन के प्लेटफॉर्म और ट्रेन के दरमियान फंस गई जब वो ट्रेन से उतर रही थी। इसके पैर बुरी तरह प्लेटफॉर्म और ट्रेन के दरमियान फंस गए थे, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गई। इत्तला मिलते ही रेलवे रेस्क्यू एहलकारों ने वहां पहुंचकर प्लेटफॉर्म काटकर इसको महफूज तौर पर निकालने में कामयाबी हासिल की। तकरीबन 1.5 घंटे की जदोजहद के बाद उसको निकाला जा सका। उसे बाद इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस वाक़े की वजह से गुंटूर रायगढ़ एक्सप्रेस 1.5 घंटा ताख़ीर से रवाना हुई। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया।
फराइज में कोताही पर एक खातून टीचर को मुअत्तल कर दिया गया। ये वाकया तेलंगाना के जिले कोमरम भीम आसिफाबाद में पेश आया। ये खातून टीचर बापूपुर गगनपुर मौजूआत के सरकारी स्कूल में बरसर खिदमत थी। इसकी मुअत्तली के अहकाम मंगल की शब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अशोक ने जारी किए। इन अहकाम में कहा गया कि स्कूल में असिस्टेंट को फराइज में कोताही, स्कूल में नामुनासिब रवैये के सबब मुअत्तल किया गया। इस खातून टीचर पर तालिबात की तस्वीर और वीडियोज लेकर नामालूम अफराद को भेजने का इल्जाम है। बताया जाता है कि टीचर अजनबी अफराद के साथ फोन पर बात करने के लिए भी तालिबात पर दबाव डाल रही थी। इस वाक़े पर लड़कियों और वालिदैन और तुलबा यूनियनों ने बरहमी का इजहार किया। शहर के मसरूफ तरीन इलाके चैतन्यपुरी स्नेहापुरी इलाके की ज्वेलरी शॉप में फायरिंग के जरिए डकैती की वारदात अंजाम देने वाली टोली के 6 अरकान को रच्चाकुंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि मंसूबाबंद तरीके से ये वारदात अंजाम दी गई थी। डाकुओं ने जो असलाह से लैस थे फायरिंग की, जिसमें महादेव ज्वेलर्स का मालिक कल्याण चौधरी और सोने के जेवरात और सप्लाई करने वाला दूसरा शख्स जख्मी हो गए थे। हमलावरों ने उनके पास से करीब 3 किलो वजनी तलाई जेवरात का बैग छीनकर राह फरार इख्तियार की। इस मामले में 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया और लूटा हुआ पूरा माल और असलहा जब्त कर लिया गया, जबकि इस गिरोह के दीगर मफरूर अरकान की तलाश जारी है। शहर से एक नौजवान ऑटो ड्राइवर का अगवा करने के बाद उसे बरहना करके जदोकोब किया गया। इस मामले में राजेंद्र नगर पुलिस ने केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। लंगर हाउस से ताल्लुक रखने वाले ऑटो ड्राइवर इरफान ने बताया कि आपसी दुश्मनी के नतीजे में उसे पहले भी जदोकोब किया गया था। कल 2 अफराद उसे बातचीत के बहाने एक सुनसान मकाम पर ले गए, जहां करीब 15 नौजवान मौजूद थे। उन तमाम ने इसे रस्सी की मदद से बांधकर जदोकोब किया। जराये के मुताबिक नौजवानों ने इरफान के कपड़े उतारकर उसके हाथों, लातों और बेल्ट से पिटाई कर दी, जिसकी वजह से वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। इस वाक़े का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब सोशल मीडिया पर नौजवान की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। जख्मी नौजवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि साबिक में पुलिस से शिकायत की गई थी, ताहम कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ उन लोग मारे, मेरे को ले लेके जाके 12 बजे पकड़े। कौन मारे? इरफान बोल कर रहते उन लोग लेके चले गए। हाँ। दो जने ले लेके गए मेरे को दरगाह के साइड। ले लेके जाके तो जाके देखा तो 15 जने थे। मेरे को ले लेके जाके बंद के मार दिया रस्सी से, बेल्टों से और उससे मुंह से, लातों से, हाथों से मार दिए थे 15 जने। वजह क्या है मारने की? दुश्मनी कर रहे हुए हम लोग, मैं कुछ भी नहीं, लोगों के नजदीक भी नहीं जा रहा हूँ। कहीं क्या उससे दुश्मनी है आपसे? वजह क्या है दुश्मनी की? कुछ तो बात होगी ना, जब इतना मतलब जो है ना यहाँ से आपको आके जो है ना यहाँ पे लेके जाके मारे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद। कहाँ रहते आप? संचड़ी। अच्छा, क्या काम करते पड़ते आप? काम करते। क्या काम करते आप? गाड़ी चलाते। तो जो आपको लेके जाके मारे, इसकी वजह क्या है मारने की? और कब लेके गए लोग? 1 बजे ले लेके गए। उसके बाद 7 बजे छोड़े, मेरे को मार के 50,000 दो। कौन है? मैं इमरान हूँ, इरफान का बड़ा भाई हूँ। जो बच्चे तुम्हारे उनके बड़े भाई है? जी हाँ, मेरे छोटे भाई है ना। और इनको कभी भी लेके जाके 2-3 बार, इससे तीसरी बार हो गया टॉर्चर दे रहा हूँ। और जब अभी भी 1 बजे लेके जाके 6 बजे लाके छोड़े इन लोग मार के। अच्छा। और दूसरी बात जो है, मैं मीडिया से और पुलिस वालों से सबसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे को इंसाफ चाहिए इन लोग के, सख्त से सख्त खिलाफ चाहिए इन लोग का, इंसाफ चाहिए। इनके घर पे भी आके धमकियाँ दे रहे हैं इन लोग। कभी हम लोग जिले वनपर्ती के कुत्ताकोटा के करीब एक लॉरी ऑयल टैंकर से टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 गाड़ियां जलकर खाकस्तर हो गईं। जरा के मुताबिक हैदराबाद से कर्नूल जाने वाली ऑयल टैंकर का टायर कुत्ताकोटा के करीब पंक्चर हो गया, जिसके नतीजे में गाड़ी सड़क के किनारे रुक गई। लेकिन दिल्ली से चेन्नई जाने वाली पार्सल सर्विस कंटेनर के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसने टैंकर को पीछे से टक्कर मार दी। हादसा इतना शदीद था कि कंटेनर में आग भड़क उठी। आग के सबब दोनों लॉरियां मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई। इस वाकये में कोई जानी नुकसान न होने की वजह से तमाम ने राहत की सांस ली। एक चौंका देने वाले वाकये में हालत नशा में एक लड़की ने हंगामा आराई की। यह वाकया आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के अराकू में पेश आया। जरा के मुताबिक इस लड़की ने मकामी ताजिर से झगड़े के बाद सड़क पर हालत नशा में हंगामा आराई की। बादशाह यह लड़की फुटपाथ पर बैठ गई और खुद को तमाचे रसीद करने लगी। उसने ये दावा किया कि उसने कोई भी गलती नहीं की है। मकामी अफराद से इत्तला मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची, जिसने उसको मकामी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया और इसका नशा खत्म होने के बाद उसको घर जाने की इजाजत दे दी। हैदराबाद के शहरियों को चाशुंबे की सुबह आसमान पर हैरत अंगेज मंजर दिखाई दिया, जहां एक अजीब शय नजर आ रही थी। कई अफराद ने इसको ताज्जुब से देखकर इसे सैयारा
तारा या आसमानी शय वगैरह समझा। ताहम कुछ ही देर बाद प्लानिटरी सोसाइटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रघुनंदन ने वजाहत करते हुए कहा कि ये नेशनल बैलून फैसिलिटी की जानिब से भेजा गया रिसर्च बैलून है। कई अफराद एक दूसरे से आसमान पर नजर आने वाली सफेद रंग की शय के बारे में पूछते रहे। ये शय आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे नजर आई। ताहम रघुनंदन ने कहा कि दरअसल हीलियम का बैलून है। बुनियादी तौर पर इसको माहौलियाती तजिए के लिए भेजा गया था। इसके अंदर तकरीबन 1000 किलो का वजनी आला था। गुज़िश्ता माह इसको छोड़ने की नोटिस जारी की गई थी। इस तरह के गुब्बारे से मुख्तलिफ ऊंचाइयों पर दबाव, दर्जे हरारत, रुतूबत और हवाई रफ्तार की तब्दीली के बारे में मालूमात हासिल होती है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।